नेक्स्ट टॉपिक है अपना रे ऑप्टिक्स का टेलीस्कोप। फर्स्टली आप ये जाने कि टेलीस्कोप होता क्या है। टेलीस्कोप एक वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उन ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाइड करके देखने के काम में लाया जाता है। उस ऑप्टिकल को हम कहते हैं टेलीस्कोप। क्लियर है? यानी लार्ज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखने के काम में लाए जाने वाले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं टेलीस्कोप। सो आप टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं। फर्स्टली हम डिफाइन कर लेते हैं, यानी इट इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट used to see the large distant objects को देखने के काम में और मैग्नीफाइड करके, है ना, विद मैग्निफिकेशन के साथ में उनको देखने के काम में लाए जाने वाली डिवाइस को हम कहते हैं टेलीस्कोप। यहाँ टेलीस्कोप दो तरह के पढ़ने वाले हैं हम। एक जो टेलीस्कोप होगा जो कि रेफ्रैक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा और दूसरा होगा रेफ्रैक्शन पे। तो हम यहाँ जो बात करने वाले हैं वो है रेफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और दूसरा हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब देखिए यहाँ पे ये जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल वो रेफ्रैक्शन पे बेस्ड होगा, है ना। यानी यहाँ हम लेंस काम में लेंगे और ये जो टेलीस्कोप है वो रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होगा, यानी यहाँ क्या काम में लेंगे, मिरर काम में लेंगे। तो ये भी कई तरह के होते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो है इसमें कौन सा टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सो हम यहाँ बात करेंगे फर्स्टली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की और फिर बात करेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। क्लियर है? कौन सा टेलीस्कोप है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में होता क्या है, एक आपके पास भी कह सकते हैं टू लेंसेज होते हैं और दोनों लेंसेज को कॉक्सियली प्लेस किया जाता है, यानी दोनों का एक्सेस क्या होता है, सेम होता है। और कहाँ फिक्स्ड होते हैं? एक ट्यूब पर। एक बड़ा लेंस, वो लेंस जिसकी जो फोकल लेंथ है वो भी लार्ज होती है और एपरेचर की साइज है वो भी लार्ज होती है, और जो कि किधर रखा जाता है, जो लार्ज डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी तरफ किया जाता है। दूसरा एंड जो अपनी तरफ होता है, आई की ओर होता है, उधर लेंस लगा हुआ होता है, जिस लेंस की जो साइज है वो उस लेंस की कंपैरेटिवली क्या होती है, स्मॉल होती है। कैसे? देखिए, तो ये तो आपने लिख लिया होगा। हमें कौन से टेलीस्कोप की बात करनी है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करनी है। तो हमारा ये जो टॉपिक है वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की फर्स्टली हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन के बाद में इसका जो रे डायग्राम है वो बनाएंगे जैसा हमने कंस्ट्रक्शन लिखा है उसी के अकॉर्डिंग। तो कंस्ट्रक्शन में किसका है, नाम लिखिए क्या, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ध्यान रखिए। ये कौन सा टेलीस्कोप है? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। रिफ्रैक्टिंग टाइप है, यानी कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा? रिफ्रैक्शन पर बेस्ड होगा। यहाँ क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ two converging lens placed coaxially
इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस जानते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंसेज प्लेस्ड कोएक्सियली, यानी दो कन्वर्जिंग लेंसेज हैं जिनका एक्सेस क्या होता है, सेम होता है, कोएक्सियली उनको प्लेस किया जाता है। वन which facing the ऑब्जेक्ट, यानी एक जो किसकी तरफ होता है, ऑब्जेक्ट की तरफ होता है ना, हैविंग लार्ज, है ना, हैविंग फेसिंग द ऑब्जेक्ट कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। एक जो लेंस जो किधर होता है, ऑब्जेक्ट की, और उस लेंस को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड अदर which is close to eye, जो आई के क्लोज होता है, which is close to eye called आई पीस, इसको हम कहते हैं आई पीस। ये आई पीस लेंस है। हमने जब माइक्रोस्कोप में बात की थी वहां भी यही थे, ऐसा ही था, एक ऑब्जेक्टिव लेंस था जो कि ऑब्जेक्ट की ओर रखा हुआ होता है, और आई पीस किधर होता है, आई की ओर। जैसे ये ट्यूब है तो इसमें इधर ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, और इधर कौन सा होगा, आई पीस होगा, जो कि आई की ओर होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि वहां पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस था उसकी साइज क्या थी, स्मॉल थी, उसकी फोकल लेंथ और एपरेचर साइज क्या थी, स्मॉल थी, क्योंकि वहां जो आप पार्टिकल्स देख रहे थे उस पार्टिकल की साइज काफी कम थी और क्लोज रखा जाना था वो। यहाँ जो पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट जिसको देखना है वो क्या है, काफी दूर है। तो एक कंप्लीट काफी ज्योग्राफिकल एरिया आपको कवर करना है। ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव लेंस की जो साइज रखनी होगी वो ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो यहाँ ध्यान रखिए, जो माइक्रोस्कोप में लिया था उसका जस्ट अपोजिट होगा, क्या, द फोकल लेंथ एंड एपरेचर size of objective lens is more than the focal length and aperture size of कौन सा लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये कौन सा, आई पीस। अच्छा, आई पीस जिस पे लगा हुआ होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो फिक्स होता है ना। लेंसेज आर फिक्स्ड इन ए ट्यूब। दोनों लेंस कहाँ, एक ट्यूब में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, है ना। एंड आई पीस है उसको आप क्या करा सकते हैं, स्लाइड करवा सकते हैं, किसमें, इस ट्यूब के अंदर। तो आगे स्लाइड द आई पीस लेंस कैन स्लाइड, है ना। आई पीस लेंस can slide within the objective tube। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो ट्यूब है उसके अंदर हम आई पीस को क्या करा सकते हैं, स्लाइड करा सकते हैं। यानी इस तरह से होता है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऑब्जेक्टिव, और यहाँ क्या लगा हुआ है, आई पीस। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस जिस पे लगा हुआ है, फिक्स है, उसको हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ट्यूब। और उस ऑब्जेक्टिव ट्यूब के अंदर हम आई पीस लेंस को क्या करा सकते हैं, स्लाइड करा सकते हैं, ताकि इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, हम कम और ज्यादा कर सकते हैं।
यानी द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज कैन बी वेरिड, है ना। द सेपरेशन distance between the lenses can be varied, वेरी कराया जा सकता है उनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है और इसी कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम इसका क्या ड्रॉ करने वाले हैं, रे डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। सो अब आप देखिए इसके रे डायग्राम के, यानी आपने कुल मिला के यहाँ क्या कहा है कि आपको 2 लेंसेज लेने हैं और दोनों को कैसे प्लेस करना है, कॉक्सियली प्लेस करना है, यानी दोनों का एक्सेस क्या लेना है, सेम लेना है। एक जो ऑब्जेक्ट की ओर रखना है उस लेंस को आप कौन सा लेंस बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, जिसकी फोकल लेंथ और एपरेचर की साइज क्या रखनी है, ज्यादा रखनी है। और दूसरा जो लेंस है जो कि आई की ओर होता है उस लेंस को क्या कहेंगे आप, आईपीस कहेंगे। और आईपीस की जो साइज है एपरेचर की और उसकी जो फोकल लेंथ है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से क्या होती है, कम होती है। क्लियर है। आप समझ गए होंगे माइक्रोस्कोप का जस्ट इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप में टीनी पार्टिकल्स को काफी क्लोज रख रहे थे और यहाँ आप लार्ज डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को काम में ले रहे हैं, तो उसके लिए एरिया उसको क्या कवर करना है, ज्यादा कवर करना है। तो ज्यादा एरिया कवर करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके एपरेचर की साइज और फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। सो अब हम बात करने वाले हैं इसकी रे डायग्राम की। इसकी कंस्ट्रक्शन थी, फिर रे डायग्राम बना करके हम इसके इमेज फॉर्मेशन पे डिस्क्राइब करेंगे। देखिए रे डायग्राम में फर्स्टली, हाँ ये आप ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंफिनिटी पे, है ना, लार्ज डिस्टेंस मींस इनफाइनाइट पे। तो आप फर्स्टली क्या बना लेंगे, आप एक कॉक्सियल ये एक्सेस बना लेंगे, यानी दोनों लेंसेज के लिए एक्सेस क्या रहने वाली है, सेम। दोनों लेंस की एक्सेस ये रहेगी और यहाँ इस साइड में जो लेंस बनाएंगे वो लेंस क्या बनाना, आपको बड़ा बनाना है। इस लेंस को आप कौन सा लेंस बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। सो ये जो लेंस देख रहे हैं आप, ये कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। क्लियर है। ये जो लेंस है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ऑब्जेक्ट किधर रखा जाएगा, इधर रखा जाएगा। फिर आप ये देखें कि इस ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस पॉइंट में किधर, यही मान लेता हूं, जो रेड पेन से जो मैं मार्क कर रहा हूं वो इसका इस साइड का फोकस पॉइंट है। ये मैं मान लेता हूं कि इसका फोकस पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा। यहाँ पे मैंने क्यों माना, क्योंकि लेंस की साइज बड़ी है तो फोकस पॉइंट इधर मान लिया। अब आप ये देखिए ये इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है और आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ। मान लीजिए ये इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी। इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आप जो रेज काम में लेंगे, एक तो आप देखें ये जो रेज आएगी, ये वाली जो रेज है जो कहां से आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, वो विदाउट डेविएशन क्या निकल जाएगी, स्ट्रेट निकल जाएगी इस तरह से। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली जो रे है वो बिना किसी डेविएशन के क्या निकल जाएगी, स्ट्रेट निकल जाएगी। ये बात क्लियर है। ये रे कहां से आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, बिना किसी डेविएशन के इसको क्या निकलना है, स्ट्रेट निकलना है। दूसरी आप रे यहां देखें, इसके कोई भी, और जब इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट है तो सारी रेज है वो एक दूसरे की क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। अब ये देखिए आप, इसकी जो इमेज है फाइनली हमें ये सोचना है कि इसकी इमेज, ये फोकस कहां होगा, ये भी हमें पता है। इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहां पे बनती है, इसके फोकस पे बनती है। तो जैसे ही हम ये कहें कि ये यहाँ पे क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी और ये सीधी जाएगी इस तरह से, जहां दोनों मिल रही हैं, दोनों रेज जहां पे मिल रही हैं। ये देखो ये तो ऐसे निकाल दी सीधी और ये ऐसे, ये रिफ्रैक्ट होके आ रही है।
जहां दोनों मिल रही हैं वहां इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ये मैंने नाम दे दिया इस इमेज का ए डैश बी डैश। अब ये इमेज हमें पता है कहां पे बनती है, मैं इसको नाम दे देता हूं क्या, ए डैश बी डैश। पता इमेज कहां पे बनती है, आपको ये अच्छे से क्लियर है कि इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट के, ये ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है, और इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहां पे बनती है, फोकस पे। तो ये वाला जो पॉइंट है वो इस लेंस का क्या होगा, फोकस पॉइंट होगा। कौन से लेंस का, ऑब्जेक्टिव लेंस का। आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये इसका फोकस पॉइंट होगा, क्योंकि आपको पता है इंफिनिटी पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसकी जो इमेज है वो कहां पर बनती है, उसके फोकस पॉइंट पे बनती है। अब ये जो इमेज है ये यहाँ पे जो लेंस रखूंगा उस लेंस के लिए, जो कि छोटे वाला जो लेंस है उसके लिए किसका काम करेगी, उसके लिए काम करेगी एक ऑब्जेक्ट का, है ना। अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये जो लेंस देख रहे हैं मैंने कैसा बनाया है, स्मॉल ऑब्जेक्ट बनाया है। इसको आप वेरी कर सकते हैं और इसको इस तरह से वेरी करा सकते हैं कि ये वाली जो इमेज है इस वाले लेंस के कहां पे आ जाए, फोकस पॉइंट, और किसके मैं ग्रीन से जो बना रहा हूं वो इस वाले लेंस का फोकस पॉइंट। हमें इस तरह से वेरी कराना है कि ये जो इमेज है ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और कहां पर आ जाए, फोकस पर आ जाए। क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं ये सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करे। कब इधर इमेज बना सकता है ये, जब ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है, ये इस वाले के ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में हो, ये इसका फोकस और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। गलती से यदि ये इमेज यहां बन गई, यहां है, यानी इस वाले के कहां पे है, फोकस पे है ना, तो ये वाला इसकी इमेज कहां पे बनाएगा, इंफिनिटी पे। ये आपको पता है फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज कहां पर बनती है, इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो कहां पे बनती है, फोकस पे। तभी तो कहा आपने कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, इसकी इमेज बन रही है इसके फोकस पर। अब इसको हमने इस तरह से एडजस्ट करा लिया कि ये जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ये ऑब्जेक्ट, ये वाला, ये इसके कहां पे आ जाए, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आ जाए। फिर देखो इमेज किस तरह से क्या बनेगी वो अपन देखते हैं। वो इमेज ये बनेगी, यहां से ये जो रेज आ रही है जो भी है, हम श्योर नहीं कह सकते ये कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जैसे भी है, जैसे है ना, ये ऐसे है और दूसरी ये ऐसे। अब ये यहां से क्या होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, ये इस तरह से, और रिफ्रैक्ट होने के बाद में इधर तो मिलेंगी नहीं, ये हमें इधर से मिलती हुई अपीयर होंगी, इधर से मिलती हुई अब आती हुई अपीयर होंगी इस साइड से। तो यहां इनको हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह से। तो जहां से आती हुई अपीयर होंगी, ये जैसे यहां से आती हुई अपीयर हो रही है, तो यहाँ पे इसकी क्या बन जाएगी, इमेज। और हमें ये पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे विदाउट किसी डेविएशन के क्या निकल जाती है, स्ट्रेट निकल जाती है। तो खैर ये भी, ये तो क्या होती, स्ट्रेट ही निकलती, तो ये यहाँ इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ये इमेज है, ये उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ये वैसे तो देखो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ये जो इमेज है ये कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। इसको मैं नाम दे देता हूं, फाइनल इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश। क्लियर, ये यहां तो मिल नहीं पाएंगी यहां। अब हम बात करें कि आई कहां पे है, आई तो यहीं पे है, ये आई। अब देखो ये कौन सा लेंस था, ये ऑब्जेक्टिव लेंस था, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये जो लेंस है ये लेंस कौन सा है, आईपीस लेंस। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और कहां पे रखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आप, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, ऑब्जेक्ट का नाम दिया आपने क्या, ए बी, और बेसिकली कहां पर प्लेस्ड है ये,
इंफिनिटी पर प्लेस्ड है। ये बात क्लियर है। अब देखो यहां से ये सारी कहानी आपको क्लियर हो गई। अब हम ये कह सकते हैं ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो एंगल है, फर्स्टली ये एंगल देखिए, इस एंगल को मैं ग्रीन से रेड से दिखा दूं, ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूं अल्फा, क्योंकि ये एंगल यहाँ आपके पास ये नहीं है कि डिस्टेंस इंफिनिटी पे है, तो ये आई यहाँ मानो और यहाँ मानो, बात एक ही है। यहाँ यदि आई, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, इनफाइनाइट है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है इंफिनिटी के कंपैरिजन में। तो हम ये माने कि आई को यहाँ मानो या यहाँ मानो, आई ये है ना, और आई के साथ में कौन बना रहा है, ऑब्जेक्ट इमेज कितना बना रहा है, अल्फा। आई के साथ में ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, और आई के साथ में जो इमेज है, इमेज कौन सी है, ये एंगल कितना बनाएगी, ये वाला एंगल बनाएगी। इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूं क्या, बीटा। ये एंगल अपना क्या होता था, बीटा। तो ये जो एंगल है वो बीटा है, यानी इमेज आई पे जो एंगल बना रही है वो, और ये ऑब्जेक्ट आई पे एंगल बना रहा है। आई यहाँ और यहाँ बात एक ही है, क्योंकि ये इनफाइनाइट के कंपैरिजन में ये वाली डिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है। तो अब हम बात करेंगे इसके मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए इसकी वर्किंग हम किस तरह से, है ना, एग्जाम में किस तरह से इसकी वर्किंग नोट लिखेंगे। वर्किंग से पहले आप ये देखें, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, इमेज कहां पे बनती है, फोकस पॉइंट पे, कौन से के, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये कौन सा है, आईपीस लेंस है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो ये क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। तो इसको फोकल लेंथ के लिए क्या काम में लेते हो, स्मॉल एफ और ओ, कौन सी डिस्टेंस, यहां से यहां तक की। और ये वाला जो है, ये इस लेंस के लिए, आईपीस के लिए किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट की तरह से। तो इसको मैं लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट के लिए यू लिखते हैं हम, और कौन से लेंस के लिए, आईपीस के लिए, तो यहाँ क्या लिख दिया, यू ई लिख दिया। क्लियर है। ये वाली डिस्टेंस क्या है, यू ई है, और ये कितनी है, एफ ओ, ये एफ ओ है, और ये क्या है, यू ई है। अब देखिए यहाँ हम बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो किधर रखा गया है, वो रखा गया है इसकी तरफ, है ना, इसकी तरफ का मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं, इसको जो लिखने का तरीका हमारा क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्टिव लेंस इज डायरेक्टेड, किधर डायरेक्टेड है वो, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, then it's कैसी इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसकी ये देखो नीचे की ओर बन रही है इन्वर्टेड, और रियल में मीट हो रही है, तो रियल, इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज is formed at focus of, सेकंड पर ये वाला फोकस है इस साइड का, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑन अदर साइड, दूसरी साइड में, ऑन अदर साइड, दूसरी साइड में, फोकस तो इधर भी है लेकिन दूसरे साइड वाले फोकस में, अदर साइड फोकस की बात कर रहे हैं, अदर साइड, ब्रैकेट में क्या लिखा है, अदर साइड। अब ये जो इमेज है ये इस लेंस के लिए, कौन सा लेंस है, आईपीस लेंस के लिए, क्या किसकी तरह बिहेव करेगी, एक ऑब्जेक्ट की तरह से। सो इस इमेज का नाम क्या है, इन्वर्टेड इमेज, ए डैश बी डैश नाम दिया आपने। ये जो देख रहे हैं ये ए डैश बी डैश है। अब आप ये कहें कि दिस इमेज behave as an object for eyepiece,
आईपीस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी और आईपीस लेंस इसके लिए सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा, ये मानिए आप। सो इट्स inverted its virtual image is formed and its virtual image is formed। वर्चुअल इमेज, क्या नाम है इस इमेज का? ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश इज फॉर्म्ड, है ना। ये यहां बन रही है, इसकी बात कर रहे हैं। ये यहां बन गई, कैसी इमेज बनी है? वर्चुअल इमेज। अब देखो, आपने ये कहा है कि ये वर्चुअल इमेज यहां बन गई, क्लियर है। दिस इमेज इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में तो क्या है? ये इन्वर्टेड है ना, और इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है? इरेक्ट है। तो दिस फाइनल इमेज is inverted with respect to object, inverted with respect to ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या है? ये इन्वर्टेड है। ये डायग्राम बना करके और इसको ये इमेज फॉर्मेशन नाम से, यहाँ क्या? इमेज फॉर्मेशन, ये क्या लिखेंगे यहाँ पे? इमेज फॉर्मेशन, है ना। ये डायग्राम बनाएंगे इमेज फॉर्मेशन में, फिर ये नोट करेंगे। नोट करिए, फिर अपन बात करेंगे इसकी मैग्निफिकेशन की। नोट डाउन, नोट कर लिया। तो अब हम बात करते हैं इसकी मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी? मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया था कि रेशियो होता है एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आई एंड नॉट ऑब्जेक्ट, इमेज कितना एंगल बना रही है वो, और फिर ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है वो, इसके रेशियो को हम क्या कहते थे? मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन के बारे में आपको मैंने यही बताया था। क्या मैग्निफिकेशन हम यदि कैलकुलेट कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन, है ना, स्मॉल एम नाम दिया था उसको, मैंने ये कहा था ये रेशियो होता है एंगल सबटेंडेड बाय द कौन? बाय द इमेज ऑन आई टू द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द कौन है? ऑब्जेक्ट ऑन अनएडेड आई। अनएडेड आई का मतलब है बिना माइक्रोस्कोप के या बिना टेलीस्कोप के। बिना टेलीस्कोप या बिना माइक्रोस्कोप कौन सा एंगल बना रहा है? अल्फा। तो इसको हम ये कह सकते हैं, एम क्या है? ये हो गया आपके पास में, ये एंगल कितना है? बीटा। और ये एंगल कितना है? इसके बिना एडेड आई यानी यहाँ होगी तब कितना एंगल बनाएगी? अल्फा। तो ये हो जाएगा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल, स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल हम जानते हैं बीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन बीटा, और अल्फा को हम टेन अल्फा। तो m आ जाएगा 10 बीटा डिवाइडेड बाय 10 अल्फा। तो हमें यहां से इस ट्राइंगल से देखो, हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये जो ट्राइंगल बन रहा आपके पास a डैश b डैश e, इससे आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? बीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो फ्रॉम ट्राइंगल, मैं रेड से लिख दूं ये, फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ये फ्रॉम ट्राइंगल a डैश b डैश e, a डैश b डैश e, यहां से आपको 10 बीटा की वैल्यू हासिल हो जाएगी, और वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। f a डैश b डैश अपॉन a डैश e, a डैश b डैश अपॉन
ए डैश ई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है 10। अब इसी तरह से फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा, अल्फा, अल्फा की वैल्यू देखो, ये अल्फा है तो आप देखिए ये अल्फा है, ये वाला एंगल तो ये भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। और ट्राइंगल कौन सा बन जाएगा, ए डैश बी डैश ओ। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, इसकी, ये अल्फा तो ये भी अल्फा हो गया ना। तो देखिए फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए डैश बी डैश ओ से, ए डैश बी डैश ओ से 10 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, क्या होगी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश ओ, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय बेस क्या है, ए डैश ओ, ये डैश है ना, ये डैश वाले हैं और ये डबल डैश वाले हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ए डैश ओ। अब ये देखिए, ये आपके पास जो इक्वेशंस आ रही हैं, इन इक्वेशंस को 2 और 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो m की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम 1 and 2 and 3, m की वैल्यू क्या होगी, m देखिए यहां से ये आ जाएगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। 10 बीटा की वैल्यू क्या है, a डैश b डैश डिवाइडेड बाय a डैश e, है ना, इसको डिवाइड करना है किससे, 10 अल्फा से। 10 अल्फा की वैल्यू क्या है, a डैश b डैश डिवाइडेड बाय a डैश o। तो ये जैसे डिवाइड करेंगे, इसको नोट कर लिया आपने, इसको नोट करिए, इसको नोट कर लिया, तो इसको मैं देखिए, अब मैग्निफिकेशन ये यहां तक आ गया। अब आपकी जो कैलकुलेशन है वो यहां तक हो चुकी है, कहां तक, ये। अब इसको हम आगे और कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, देखो ए डैश, यानी m की वैल्यू आ रही है, और ये होगी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश ई इनटू, ये चेंज हो जाएगा, ये बी था, ये चेंज हो जाएगा, ए डैश बी डैश था, तो इनटू ये क्या होगा, ए डैश ओ डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो टर्म देख रहे हैं आप, ये ए डैश बी डैश से ये ए डैश बी डैश कैंसिल, तो m की वैल्यू आपके पास बचेगी ए डैश ओ डिवाइडेड बाय ए डैश ई, ये m आ गया। अब यहां पे देखिए यूजिंग साइन कन्वेंशन, बट यहां ए डैश ओ क्या है, ए डैश ओ, ये वाली डिस्टेंस है वो है, ए डैश ओ है वो फोकल लेंथ है, प्लस का हो गया माइनस का, ऑब्जेक्टिव लेंथ से ओ लगा हुआ है, देखो एफ ओ लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव से मेजर की जाएगी, और ऑब्जेक्टिव से इधर चलोगे तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही चल रहे हो, इसलिए डिस्टेंस किस में ली जाएगी, पॉजिटिव में। और ये देख रहे हैं आप ए डैश ई, ये ए डैश ई है, वो क्या होगी, यूई, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ये आईपीस लेंस के लिए, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो यूई होगी, तो ये यूई, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने बताया था माइनस में होती है, वैसे नहीं पता तो आप ये देख सकते हो, आईपीस से मेजर करोगे, ई से मेजर करोगे, तो आपको ई से चलना पड़ेगा इधर, और इंसिडेंट रे इधर है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या ली जाएगी, माइनस। अब ये रखेंगे तो m की जो वैल्यू है ये आ जाएगी एफ ओ अपॉन माइनस का यू ई, यानी m की वैल्यू आ जाएगी माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, यानी नेगेटिव आ रही है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव का मतलब मैंने पहले ही बताया था, ऑब्जेक्ट यदि ऊपर रखा हुआ है, इमेज नीचे बन रही है तो नेगेटिव में आएगी, ये ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ इमेज ऊपर बन रही है तो भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, m की वैल्यू नेगेटिव इसलिए आ रही है, नेगेटिव का मतलब ये हुआ, तो ये तो m आ गई। अब देखो, अच्छा यदि ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला, ये पॉइंट यहां होता, इस वाले का फोकस पॉइंट होता है ये, तो इसके फोकस पे रखी जाती तो इमेज कहां पे बनती, इंफिनिटी पे बनती, यानी इंफिनिटी के केस में ये लाइंस है वो मिलती नहीं, क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल चलती। यदि ये वाला
इस वाले की फोकस पे होता तो इमेज यू चलती, और इसको क्या बोलते हैं आप, एफ ई, इसका फोकस पॉइंट होता कौन से का, आई पीस का। तो उस केस में देखिए, तो ये नोट कर लिया आपने। यहाँ जो रिजल्ट आया है एम की जो वैल्यू है, मैं यहाँ रफली नोट कर रहा हूँ क्योंकि आपने ये नोट कर ली है। वो वैल्यू कितनी है, -FO डिवाइडेड बाई UE, ये आई है आपके पास में। अब ये जो वैल्यू आने के बाद में ये दिख रहा होगा आपको कितना है, माइनस का FO अपॉन UE, ये जो वैल्यूज। अब आप देखिए, हम डिफरेंट केसेस ले रहे हैं। पहला केस तो हम ये चाहते हैं कि इमेज कहाँ पे बने, इंफिनिटी पे बने, बहुत अच्छा हो, या फिर इमेज इंफिनिटी पे नहीं बनाना चाह रहे, डी पे बनाना चाह रहे हैं, तो डी के लिए आपको केस का पता है, क्लियर है। व्हेन इमेज इज फाउंड एट डी, तो डी का मतलब एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, ये वाली दूरी कितनी हो, डी के करीब हो। तो फर्स्ट केस फर्स्ट में क्या कहा है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, डी क्या है बताया था, एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, यानी इमेज डिस्टेंस v की वैल्यू है वो क्या लेनी है, -d। माइनस का लॉजिक बताया था ना, आई पीस से इधर मेजर करते हो माइनस में। तो उस केस में देखिए आप लेंस फॉर्मूला से ये इमेज डिस्टेंस है ना, ये क्या है -d करनी है। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल्स टू -1/u प्लस 1/v, और ये वैल्यू कौन से के लिए अप्लाई होती है, आई पीस के लिए, और ये वैल्यू नेगेटिव में लेते हो है ना, आई पीस वाले की, प्लस 1/-d। ये सारा का सारा वही है, मैं कुछ नया नहीं लिख रहा, आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में केस बताया था। तो यहाँ देखिए आपके पास में ये जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, UE की, UE की जो वैल्यू है 1/UE की वैल्यू है वो आ जाएगी 1/FE प्लस 1/d, और ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो ये नोट करिए, ये जो वैल्यू आ जाएगी ना, इस वैल्यू को हम वहां रख देते हैं m वाले फॉर्मूला में। m का फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था, तो m वाले फॉर्मूला में रख देंगे। तो m का था -FO/UE, और इसको रखेंगे -FO, और UE की जगह क्या रख सकते हैं अपन, 1/FE प्लस 1/d। तो इस तरह से ये आ जाएगा। दूसरा हमें पता है, जब इमेज कहाँ पे बन रही हो, इंफिनिटी पे बन रही हो, कहाँ पर, इंफिनिटी पर, तो u इज इक्वल्स टू क्या होता है, f। ये तो d पे बन रही है तब। ये केस जो मैं बता रहा हूं नेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है, क्या, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे बन रही हो। हम चाहेंगे भी यही कि इमेज कहाँ पे बने, इंफिनिटी पे। तो केस 2 है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी के लिए देखो u की वैल्यू क्या आती है, f, यानी UE किसके इक्वल होगा, FE के। तो m की जो वैल्यू है वो थी -FO/UE, तो UE को क्या लिख सकते हो आप, FE, तो ये आ जाएगा FO/FE, किसका, माइनस का। तो m की वैल्यू आ जाएगी -FO/FE, कब, जब इमेज कहाँ पे बनेगी, इंफिनिटी पे। ये समझ गए। अब देखो इंफिनिटी पे बनेगी, उस टाइम ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, FE की, और ये जो लेंथ है इसको बोला जाएगा ट्यूब की लेंथ, क्योंकि ट्यूब के फ्रंट में ये लगा हुआ और बैक में ये लगा हुआ है। तो टोटल ट्यूब की लेंथ क्या होगी, FO प्लस FE। सो लेंथ ऑफ द ट्यूब यदि पूछा जाए तो लेंथ ऑफ द ट्यूब है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, L इज इक्वल्स टू FO प्लस FE, FO प्लस FE, है ना। तो जब भी हमें मान लो न्यूमेरिकल करना हो तो ये दोनों इक्वेशन काम आती है। मैग्निफिकेशन होती है -FO/FE, और लेंथ ऑफ ट्यूब होती है FO प्लस
एफ ई। तो यहाँ से क्या करना होता है, एक न्यूमेरिकल आता है तब। तो ये पॉइंट दोनों ही आप नोट कर लीजिए। एम की वैल्यू ये होती है जब इन्फिनिटी पे इमेज बनती है, और लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होती है, एफ ओ प्लस एफ ई। नोट करिए, नोट करिए। अब हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस क्या है, क्या कमी रह गई कि हमें रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पढ़नी पड़ी, क्योंकि आगे जो हम बात करेंगे वो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्या कमी रहेगी इसमें जो कि हमें रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पढ़ने की जरूरत है। यहाँ देखिए जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी ब्राइटनेस है वो क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, यहाँ ये देख रहे होंगे इस लेंस का क्या काम था, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को पास में बनाना, और इस लेंस ने क्या कर दिया, उस इमेज को मैग्नीफाई कर दिया, यानी बड़ा कर दिया। अब देखिए ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो रिफ्रैक्शन के कारण हो रही है, और रिफ्रैक्शन के कारण बनने वाली इमेज इतनी क्लियर नहीं होती है जितनी इमेज किससे बनती है, रिफ्लेक्शन से बनती है। तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम होगी, कौन सी इमेज के ब्राइटनेस से, जो कि रिफ्लेक्शन के कारण इमेज बनती है उसकी ब्राइटनेस से। तो देखिए यहाँ पे दो टर्म आते हैं जो डिफेक्ट्स हैं या फिर लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ऑफ refracting टाइप टेलीस्कोप, यानी जो रिफ्रैक्शन पे बेस्ड टेलीस्कोप है उसकी लिमिटेशन क्या है। देखो दो लिमिटेशन बता रहा हूं। एक तो है यहाँ पे क्रोमेटिक अब्रेशन है। कौन सा अब्रेशन, क्रोमेटिक अब्रेशन। और दूसरी जो कमी है वो यहाँ पे है, वो है स्फेरिकल अब्रेशन। क्रोमेटिक अब्रेशन का मतलब क्या होता है और स्फेरिकल अब्रेशन का मतलब क्या होता है, इसको सबसे पहले रफली आप समझिए। जैसे आपने ये कहा कि कोई लेंस है और यहां से जो रेज निकलेंगी ये निकल रही है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन के बाद में क्या एक ही पॉइंट पे फोकस हो पाएंगी, नहीं, क्योंकि यहाँ ये रिफ्रैक्शन के कारण देखो ये प्रिज्म की तरह से बिहेव कर रही है, ऊपर ऐसे प्रिज्म की टाइप से है। तो रिफ्रैक्शन के कारण ये यहाँ कितने पार्ट्स में स्प्लिट होगी, 7 में, यानी सबसे ऐसे तो नहीं निकलेगी, सीधी तो नहीं निकलेगी ऐसे, तो क्या होगी, डेविएट होगी। और डेविएट भी कितने क्लास में स्प्लिट हो जाएगी, 7 क्लास में स्प्लिट हो जाएगी। सबसे लेस डेविएशन कौन सा होगा, रेड। और सबसे नीचे ही नीचे कौन सा मिलेगा, है सबसे नीचे ही नीचे वायलेट। इस तरह से तो कितने कलर में 7 क्लास में स्प्लिट हो रही है ये, तो आपको कितने फोकस मिलेंगे, आप ये कहेंगे कि 7 फोकस मिलेंगे। इसके हिसाब से फोकस ये होना चाहिए, इसके हिसाब से ये होना चाहिए, बाकी के हिसाब से ये होना चाहिए। सो वैसे इसको फ्रिंजिंग ऑफ कलर्स भी बोलते हैं, यानी कलर्स में स्प्लिट होना, यानी जो लाइट है वो रिफ्रैक्शन के बाद में एक किसी कॉमन पॉइंट पे अपने आप को फोकस नहीं कर पाती है। किसकी इनएबिलिटी है, किसकी अयोग्यता है ये, यहाँ लेंस की, क्या करने की, लाइट को रिफ्रैक्शन के बाद में किसी एक ही कॉमन पॉइंट पे फोकस करने की। इसी को बोला जाता है क्रोमेटिक अब्रेशन। एब्रेशन का वैसे मतलब होता है अपने पाथ से डेविएट हो जाना, विपतन कहा जाता है हिंदी में इसको, यानी अपने पाथ से भटक जाना, है ना, इसको अब्रेशन बोलते हैं। तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है ना। तो क्रोमेटिक अब्रेशन का मतलब आपसे यदि पूछा जाता है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, सो आप क्या बताएंगे, क्रोमेटिक अब्रेशन इज प्रेजेंट, स्फेरिकल अब्रेशन इज प्रेजेंट, इमेज इज नॉट सो मोर ब्राइट, ये इसकी कमियां बताएंगे। तो अब आपके माइंड के लिए कि क्रोमेटिक अब्रेशन क्या होता है, तो इसको हम किस तरह से समझा सकते हैं। क्रोमेटिक अब्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं ये, यानी इनएबिलिटी ऑफ ए लेंस to focus the rays on a single point after the refraction। refraction के बाद में सभी रेज को किसी एक ही पॉइंट पर फोकस करने की इनएबिलिटी है, किसकी, लेंस की। उस इनएबिलिटी को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिक अब्रेशन। क्रोमेटिक इज रिलेटेड टू क्रोमो, क्रोमो मींस कलर,
यानी 7 कलर्स में स्प्लिट होगी, 7 कलर्स का फोकस क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा प्रिज्म से पास होती थी तो ऐसे होता था, ये लेंस का अपर जो सरफेस है वो एक प्रिज्म की तरह से काम कर। अब देखिए इसी को हम कहते हैं क्रोमेटिक अब्रेशन। तो क्रोमेटिक अब्रेशन के बारे में हम लिख लेते हैं कि क्या होता है। क्रोमेटिक अब्रेशन होता है लेंस की इनएबिलिटी, है ना। क्रोमेटिक अब्रेशन is the inability of a lens, inability है ना, एबिलिटी का जस्ट अपोजिट है, inability of a lens to focus all rays at a common point, कब? आफ्टर द रेफ्रैक्शन, आफ्टर द रेफ्रैक्शन, रेफ्रैक्शन के बाद में सभी रेज को एक कॉमन पॉइंट पर फोकस करने की जो इनएबिलिटी है लेंस की, उसी को क्या बोला जाता है, क्रोमेटिक अब्रेशन। एक आ रहा है आपके पास में स्फेरिकल अब्रेशन। स्फेरिकल अब्रेशन का मतलब क्या होता है? स्फेरिकल अब्रेशन का मतलब ये होता है, जैसे हम ये जानते हैं कि जितने भी हमारे पास जो मिरर लेंस ये सब क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। जैसे मिरर हो गया या लेंस हो गया। अब स्फेरिकल में जैसे मान लीजिए रे आई तो ये यहां से फोकस होगी। अब मान लीजिए इसकी शेप ऐसे थी, ये रे आई, क्या उसी पॉइंट पे फोकस हो पाएगी? नहीं, इसका दूसरा फोकस होगा। ये रे आई इस तरह से, हो सकता है ये वाली रे तो यहाँ फोकस हो जाए, लेकिन ये जो रे आ रही है ये क्या उसी पॉइंट पे फोकस हो जाएगी? यहाँ नहीं हो पाएगी। यदि उसकी शेप थोड़ी सी ऐसी होती, पैराबोलिक होती, इस तरह से होगी, तो ये सारी की सारी जो पैरेक्सियल रेज है अपने आप को किसी एक ही कॉमन पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाएंगी। सबका फोकस क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे आपने कहा ये यूं है शेप इसकी, अब यहाँ जो रे आ रही है यहाँ तो हो सकता है उसका फोकस, यहाँ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जितनी भी पैरेक्सियल रेज है, पैरेक्सियल रेज मैं उनको बोल रहा हूं जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। वो रेज रिफ्लेक्शन के बाद में अपने आप को एक कॉमन पॉइंट पर फोकस कर पाए, उसकी जो इनएबिलिटी है उसको हम कहते हैं क्या, स्फेरिकल अब्रेशन। किसकी वजह से? क्योंकि इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। स्फेरिकल ना हो, पैराबोलिक हो। एक तो ये शेप हो ऐसे, है ना, और एक ये शेप हो, तो कौन से में स्फेरिकल अब्रेशन कम होगा, इसमें कम होगा, और इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि शेप इसकी कैसी है, स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल अब्रेशन का मतलब क्या हुआ, इट इज द इनएबिलिटी, है ना, स्फेरिकल अब्रेशन इज द, स्फेरिकल अब्रेशन इज द, स्फेरिकल aberration is the inability of spherical mirror or lens to focus the paraxial rays at common point, at a common point। खैर ये डेफिनेशन ध्यान नहीं रहती, आपको ये जरूर ध्यान रखिए इसकी लिमिटेशन क्या है। इसमें क्रोमेटिक अब्रेशन प्रेजेंट होता है, स्फेरिकल अब्रेशन प्रेजेंट होता है, ब्राइटनेस इसकी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि इमेज इसमें किससे बन रही है, कौन से प्रिंसिपल के कारण, रिफ्रैक्शन के। तो नेक्स्ट जो क्लास में हम स्टडी करेंगे वो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की स्टडी करेंगे। वहां जो इमेज बनेगी वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होगी, रिफ्लेक्शन से, यानी डेफिनेटली वहां पे क्या काम में लेंगे हम, मिरर काम में लेंगे। सो नोट डाउन।